माननीय मंत्री का खून काला पड़ चुका है और वो लूट और भ्रष्टाचार की वजह से काला पड़ चुका है। और इसी बात को लेकर ये पदयात्रा मैंने स्वयं नहीं निकाली है कि उगना महादेव पर अगर सबसे पहले किसी का हक है तो यहाँ के गिरी समाज का है और दूसरा किसी का हक है तो विद्यापति नगर के लोगों का है। आइए, मैं आपको आह्वान देता हूँ और आकर सरायरंजन को बचा लीजिए, आकर विद्यापति नगर को बचा लीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, कड़कती धूप है और धूप में जब नेताजी सड़कों पर उतरे तो तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। वैसे में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि कड़कती धूप में नेताजी सड़कों पर है, जनता का समस्या को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की समस्या को सुन रहे हैं और उसका निदान भी कर रहे हैं साथ ही साथ। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास इसलिए क्योंकि ये मंत्री साहब का सीट है। जी हाँ, ये विधानसभा सीट सरायरंजन नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री का है और ये सीट जो है इस वक्त हॉट सीट बन गई है। और हॉट सीट बनने का कारण है ये तस्वीर कि डोर टू डोर एक निर्दलीय प्रत्याशी कन्हैया जो है, माफ कीजिएगा, कुणाल जो है वो लगातार दौरे पर हैं और लगातार दौरे पर किस तरीके से डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के समस्या को सुन रहे हैं, निदान कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुणाल है। आज मंदिर से इन्होंने पूजा अर्चना करके अपनी इस रैली का अभियान जो है उसकी शुरुआत की और शुरुआत करके डोर टू डोर जा रहे हैं। वैसे में समस्या कितना है और किस तरीके से लोग जो है अपना समस्या बताकर यहाँ रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से पहले वो सब वीडियो को देखिए कि लोग अपने नेता को किस तरीके से यहाँ पर समस्या सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। पैदल हम पूरे विद्यापति नगर में, पहले फेज में पूरे विद्यापति नगर में हम हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत का विजिट करेंगे और वहाँ से जुड़ी हुई जन समस्याओं को हम कलेक्ट करेंगे। तो इसलिए आज से हमारा काफ़ी शुभ दिन है और उगना महादेव के इस दर से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी कि काफ़ी मतलब 5-7 गाड़ी के साथ 20-25 लोग आएँ, लेकिन मुझे देखकर मैं अभिभूत हूँ। इस जन समर्थन को देखकर, इस जन सलाब को देखकर ये निश्चित तौर पर वर्तमान सत्ता पक्ष के खिलाफ जो जनाक्रोश उबल रहा था, ये उसी का नतीजा है कि बिना किसी आमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और मैं तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये चूँकि पदयात्रा है, कल से कम संख्या में आएँ और कम गाड़ियों, 4-5 गाड़ियों के साथ ही आएँ और इतनी गाड़ी के साथ इतने लोगों के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत होगी तो हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अभी शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और आपने जो मुझे प्रेम दिया है इससे मैं अभिभूत हूँ और इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस आशा के साथ कल हम से कम संख्या में आएंगे, कम गाड़ियों के साथ आएंगे। इतनी बड़ी गाड़ियों के साथ और इतने सारे लोगों के साथ जाकर संवाद करने में समस्या होगी, तो हम नहीं चाहते कि कोई समस्या हो। कम लोगों के साथ, 5-10 लोगों के साथ, 2-4-5 गाड़ी के साथ हम चाहते हैं कि हर गली मोहल्ले तक पहुँचें और वहाँ की क्या जन समस्या है हम उसको नोट डाउन करें ताकि आगामी चुनाव में हम उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। प्रथम चरण में कौन पंचायत से गुजरेगा आपका यात्रा? कहाँ प्रथम चरण में कौन पंचायत में? प्रथम चरण में अभी हम साहिट में हैं। साहिट होते हुए हम बाजितपुर जाएंगे, मड़वा जाएंगे, मऊ जाएंगे, उसके बाद शेरपुर जाएंगे, शेरपुर होते हुए फिर हम मऊ उत्तर जाएंगे, उसके बाद गढ़सी से जाएंगे और इस तरह से सोटगामा हम निकल जाएंगे। सरायरंजन की जनता का एक बड़ा समस्या है कि 15 साल से एमएलए खोज रहे हैं, उनको मंत्री मिला, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका अपना एमएलए और अपने दुख दर्द को देखने वाला नहीं मिला। बिल्कुल, ये जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, जनता को ये डिमांड नहीं मिला है। बिल्कुल धनंजय जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समाजवाद की महान धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है और इस धरती पर ये पहली कोशिश है कि कोई पदयात्रा निकाल रहा है। और ये जो ढोल पीटा गया है सरायरंजन में कि मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, ये सब ढोल है। जिस तरह से कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उसके आगमन पर सभी चारों तरफ के घर को रंग रोगन कर दिया जाता है, उसी तरह से सरायरंजन है। आज जहाँ हम खड़े हैं विद्यापति नगर, यहाँ कभी माता गंगा आई थी, प्रकट हुई थी। आज गंगा कहाँ है? आज क्यों नहीं वाया नदी को गंगा से जोड़ा गया? आज यहाँ के गिरी समाज हैं, मैं जब उतर रहा था तो वो कह रहे थे कि सही ढंग से पानी नहीं पहुँच रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है? अगर आज उगना महादेव के मंदिर को एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित कर दिया जाता तो आज जितना गिरी समाज था सब उसे लाभान्वित होता। कितना गिरता है कि बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे
कि विजय बाबू जब भी आंसर देते हैं तो गोल मटोल देते हैं, उनका प्रतिफल कुछ मिलता नहीं है। अब इसको इत्तेफाक समझिए कि ये 7 जनवरी 2025 को मैंने एक पीसी किया था, उसमें मैंने कहा था कि इनका नाम जल संसाधन मंत्री नहीं जलेबी मंत्री है, और नेता प्रतिपक्ष ने उसी बात को दोहराया है, तो ये बड़ी बात है। सर, आप जिस मंदिर के प्रांगण में हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला राजकीय समारोह में हुआ है। राजकीय समारोह में इस बार भी बहुत सारे कवि आए और जो जेन्युइन थे बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया। मैथिली के कलाकारों को नहीं बुलाया गया। स्टेट स्पॉन्सर धनंजय जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि उगना महादेव पर अगर सबसे पहले किसी का हक है तो यहाँ के गिरी समाज का है, और दूसरा किसी का हक है तो विद्यापति नगर के लोगों का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी राजकीय समारोह का आयोजन किया जाता है उसमें ना ही गिरी समाज की कोई बहुत बड़ी भूमिका होती है, ना ही विद्यापति नगर के लोगों की भूमिका होती है। ये बाहर से लोग आते हैं और बाहरी कलाकारों को आमंत्रित करके पैसा निकालते हैं और सत्ता पक्ष का गुणगान किया जाता है। ये राजकीय महोत्सव नहीं, यह एक दल का सत्ता पक्ष का महोत्सव होता है जिसके लिए राजकीय पैसा खर्च किया जाता है। राजकीय महोत्सव में क्या बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है कि नहीं? मंत्री जी के मदद मैं तो बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि ये राजकीय महोत्सव है ही नहीं, ये सत्ता पक्ष का एक आयोजन है जिसके लिए राजकीय महोत्सव के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। तो इससे बड़ी बात मैं आपको क्या कहूँ। सर, आए दिन विजय चौधरी यहाँ के विधायक भी हैं और फिलहाल में मंत्री भी, इससे पहले जो मंत्री रहे, आपको लगता है कि उनको मार्च देना आपके लिए इतना आसान होगा? किसको क्या बात आप कर रही हैं? आप मैं बता देता हूं कि रामविलास पासवान हाजीपुर से सबसे ज़्यादा मत से जीतते हैं और अगले ही चुनाव में वो हार जाते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज नेशन, नेशन इज इंडिया, इंदिरा ये कहने वाले लोग थे, इसके बावजूद भी वो रायबरेली से हार जाती हैं। तो क्या है, क्यों नहीं माननीय मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ते हैं? उजियारपुर से उनको लड़ने में क्या हर्जा? उनका घर उजियारपुर विधानसभा है, वो उजियारपुर से क्यों नहीं लड़ते हैं? वो सुविधा पहुंचाएंगे क्योंटा के लोगों को, वो सुविधा पहुंचाएंगे बेगूसराय के लोगों को, और चुनाव लड़ने के लिए वो सरायरंजन और विद्यापति नगर में आएंगे। या तो आप लोग बात कर लीजिए या मुझे बात करने दीजिए। तो आप चुप रहिए, हमको बात करने दीजिए, हमको अपना उत्तर देने आता है। सर, एनसीआरबी का डाटा है कि आए 20 वर्ष में 60,000 लोगों की हत्याएं और 25,000 लड़कियों का बलात्कार हुआ है। क्या कहते हैं आप इतने ब्रॉड में क्यों जाते हैं? आप पूरे बिहार और समस्तीपुर का डाटा क्यों उठा रहे हैं? मैं विद्यापति नगर की बात करना चाहता हूं, सिर्फ शेरपुर की बात करना चाहता हूं। 1 महीने में वहां गोलीबारी, 2 गोलीबारी हुई है। क्या शौक से कोई गोलीबारी करता है? बिल्कुल नहीं। क्या शौक से कोई शराब बेचता है? बिल्कुल नहीं। उसको संरक्षण दिया जाता है। आज बेरोजगारी है, शेरपुर में हो, बरहौना में हो, विद्यापति में हो, मऊ में हो, जहाँ चले जाइए आपको बेरोजगारी जम के भरा हुआ है। इसकी वजह से जो युवा हैं वो गलत रास्ते को पकड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि माननीय मंत्री के 5 किसी कार्यक्रम का फोटोग्राफ उठाकर देख लीजिए और विद्यापति नगर में थाने में आइए और एफआईआर का 5 कॉपी उठा के देख लीजिए। अगर उन लोग का नाम उसमें शामिल नहीं होगा तो आप समझ लीजिएगा कि मैं ये उगना महादेव के मंदिर में गलत बयानी कर रहा हूँ। संगठित लूट, संगठित दलाली, संगठित भ्रष्टाचार से हर कोई त्रस्त है। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति अगर एक भी दाखिल खारिज बिना पैसा का करवा दीजिए। आप चले जाइए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कोई भी व्यक्ति एक बिना पैसा का करवा दीजिए। आखिर सारा पैसा कहाँ जाता है? आज नौकरी के नाम पर उगाही की जाती है। किनके द्वारा? जो मंत्री जी के इर्द गिर्द हैं, जिनका फोटोग्राफ देख लीजिए और आइए मेरे पास, मैं आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि उन लोगों के द्वारा उनसे पैसा उगाही किया जाता है। पैसा संगठित लूट है, संगठित भ्रष्टाचार है। और आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को मैं कहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं, आइए, मैं आपको आह्वान देता हूं और आकर सरायरंजन को बचा लीजिए, आकर विद्यापति नगर को बचा लीजिए। अगर अभी आप नहीं बचा पाए तो अगला नंबर आपका होगा, उसका नंबर, अगला नंबर आपका होगा। एक यहाँ दैत्याकार विशालकाय शेषनाग फंजोड़े हुए हैं जो चाहता है कि पूरे सरायरंजन को नील लें, जो चाहता है कि पूरे सरायरंजन से एक एक लोगों के जेब से पैसा खींचकर और अपना जर्मनी में घर खरीद लें, सरायरंजन में जमीन खरीद लें, जलसिंह सराय में खरीद लें। पूरा एक ही कार्य चल रहा है कि सरायरंजन को कैसे लूटा जाए। मैं कह देता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को भरोसा नहीं हो, जितने लोग सुन रहे हैं, कभी आइएगा मेरी सभा में, कभी मेरे घर पे आइएगा और मेरा रक्त निकाल लीजिएगा। आपको मेरा रक्त लाल लाल दिखेगा और आप अपना रक्त भी निकाल लीजिएगा, आपका भी रक्त लाल लाल दिखेगा। लेकिन माननीय मंत्री का रक्त निकाल लीजिएगा, उनका रक्त काला हो चुका है और वो कालापन इस सरायरंजन के लोगों के लूटे हुए पैसे की वजह से हुआ है। मैं चुनौती देता हूँ
आप ये करके देख लीजिएगा, जिस तरह से किसी पशु में चिमक्कन होता है, गांव के लोग समझते हैं, चिमक्कन जब बहुत खून चूस लेता है तो उसका खून काला हो जाता है। माननीय मंत्री का खून काला पड़ चुका है और वो लूट और भ्रष्टाचार की वजह से काला पड़ चुका है। और इसी बात को लेकर ये पद यात्रा मैंने स्वयं नहीं निकाली है, यहाँ के लोगों के आमंत्रण पर मैंने पद यात्रा निकाली है। मैं लोगों के बीच जाता हूँ। किसी पंचायत में नल जल की व्यवस्था नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं, अभी गिरी समाज की माता बहन कह रही थी कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिए। अब आप बताइए कि 35 और 40 डिग्री टेम्परेचर में माता बहन को पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास थी और अब वो छीन कर पीएचडी डिपार्टमेंट के पास हो गई। पीएचडी डिपार्टमेंट में जितना ठेका मिला हुआ है सब मंत्री जी के इर्द गिर्द के लोगों को ठेका मिला हुआ है। सवाल उठता है कि अगर ठेकेदारी उनके इर्द गिर्द के लोग करेंगे तो फिर ये सुधार कौन करेगा, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं सीधे आप लोगों के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप इसकी जांच करवाइए। और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आप आइए, सरारंजन में आइए, नरघोगी में आइए, सुभाष चौक पर आइए, विद्यापति में उगना महादेव के मंदिर पर आइए और हमसे डिबेट कीजिए कि 1983 से विद्यापति नगर का लोग आपको वोट दे रहे हैं, आपने क्या विकास किया? आप ये जवाब दीजिए कि आखिर कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? आप ये जवाब दीजिए कि क्राइम रोकने के लिए क्या किया? आप ये जवाब दीजिए कि एकलौता इंटर महाविद्यालय आखिर क्यों बंद हुआ? आखिर उसको स्नातक महाविद्यालय क्यों नहीं बनाया गया? हम इस बात को भी सवाल रख रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि आखिर 2018 में वो क्यों बंद हुआ? उसमें कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को लकवा मार गया, किसी की बेटी की शादी नहीं हुई, किसी का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? जमीन हमारी, स्कूल हमारा, कॉलेज हमारा, लेकिन लूटेगा कौन? लूटेगा क्योंटा से आया हुआ लोग, लूटेगा बेगूसराय से आया हुआ लोग। ये नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी और दुलड़ुआ नेता पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? मैं तो डर तो लग रहा है। उन्होंने एफआईआर करा दिया, उन्होंने मुझ पर एफआईआर कराया। और मैं बता देता हूं, नीतीश कुमार मंत्री हैं, मैं जातिगत बात नहीं करता हूं। 5 लोग नीतीश कुमार की जाति के कुर्मी समाज पर एफआईआर किया गया। जो लोग वहां नहीं थे उन पर इसीलिए एफआईआर किया गया कि उन्होंने इसलिए एफआईआर करवाया कि भाई ये हमारा विरोध नहीं कर सके। 2 शाह समाज के लोगों पर एफआईआर किया गया। उन लोगों पर गिन चुन के एफआईआर किया गया जो बीजेपी के वोटर हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, उन पर चुन के एफआईआर किया गया। और मैं आपको बता देता हूं, जिस एफआईआर में दर्ज किया गया वो वहां मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद भी एसपी के द्वारा जबरदस्ती दबाव देकर एफआईआर किया गया। तो अब क्या डरना? वो क्या करेंगे? उनमें जो उनकी अगर माँ ने गेहूं की रोटी खा के उनको पैदा किया है तो हम सबकी माँ ने गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है, तो डरना किस बात से? कुणाल जी, क्या आप बाहुबली है कि आप पर 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है थाने में? ये किसने कह दिया आपको 2 दर्ज? आज तक 1 मामला दर्ज हुआ है हम पर। 107 का भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हम पर। सिर्फ इसी साल 1 मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा 310 का हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है ये सब लोग जानते हैं, माननीय मंत्री के द्वारा करवाया गया है। और सिर्फ इतने के लिए कि मैं घुटने पर चला जाऊं और उनको कह दूं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो आप चले जाइए, थाना में चले जाइए, डीएसपी के यहाँ चले जाइए, एसपी के यहाँ चले जाइए, वो सब कहेगा कि वो लड़का बेकसूर था लेकिन उसको फंसाया गया है राजनीतिक दबाव में। तो कौन सा एफआईआर? आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। सिर्फ एक एफआईआर हम पर है और वो माननीय मंत्री के द्वारा कराया गया है और वो सब हम पर नहीं है, ऐसे दर्जन भर लोग पर उनके द्वारा किया गया है एफआईआर। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, माननीय मंत्री पर भी क्योंटा में सुरेंद्र राय की हत्या का दफा 302 के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसको उन्होंने पुलिस की मिलीभगत से केस को खत्म करवा लिया। आप इस बात से कभी मंत्री से पूछ लीजिएगा कि दफा 302 का जो आप पर केस हुआ था वो किस तरह से खत्म हुआ। कुणाल जी, आपकी उम्मीदवारी किस पार्टी से होगी या निर्दलीय होगी? सरारंजन के बेटे की उम्मीदवारी सरारंजन पार्टी से होगी। सरारंजन के लोगों की पुकार पर हम मैदान में हैं और सरारंजन के लोग जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मैं उसे उम्मीदवारी दूंगा, उसे खड़ा होऊंगा। सर, अभी माननीय तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू जो है आरक्षण चोर है और 65% आरक्षण बढ़ाया गया था जो अभी कोर्ट में लंबित है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।